देखिए अच्छा, ये शुरुआत ये गांठ और लम्ब से ही होती है? यूजली शुरुआत गांठ और लम्ब से ही होती है। कई बार निपल से डिस्चार्ज भी आ जाता है, कई बार रेडनेस भी दिखती है, कई बार अगर हम देखते हैं कि ब्रेस्ट के लेवल्स भी ऊपर नीचे हो जाते हैं। 30 शुड बी अ क्रूशियल एज जब अपना फीमेल शुड बी वेल अवेयर कि अपना खुद का सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करने पे ध्यान दें। जैसे ही कीमोथेरेपी खत्म होती है तो विद इन 3 मंथ्स नए बाल आने लग जाते हैं, पहले से हेल्थी एंड शाइनी हेयर आता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। आजकल हर जगह इस बात पर जोर दिया जाता है कि हेल्दी लाइफ रखनी है, यानी कि हेल्दी खाओ, फिजिकल एक्टिविटी रखो, वर्कआउट करो, बैलेंस्ड रूटीन बनाओ तो हर बीमारियां आपसे दूर रहेंगी। लेकिन इसके बावजूद लगातार हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं, कैंसर केसेस बढ़ रहे हैं, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर जो कि महिलाओं में तेजी से फैल रहा है। आम महिलाओं से लेकर सेलिब्रिटीज के मामले मानो रॉकेट की तरह बढ़ रहे हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट लेने के बाद भी वो खत्म नहीं हो रहा, फिर से दस्तक दे रहा है। अब हाल ही में आयुष्मान खुराना की पत्नी ताहिरा कश्यप को दूसरी बार ब्रेस्ट कैंसर हुआ, जिसके बाद से ही ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या ब्रेस्ट कैंसर क्योरेबल है या फिर नहीं। आखिर ब्रेस्ट कैंसर होता क्यों है? इस वक्त मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर चिन्मय अग्रवाल, जो कि वन ऑफ द बेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट है, जो कि सर्वोदय हेल्थ हॉस्पिटल गौर सिटी 2 में है। मैम, बहुत स्वागत आपका स्टेप में रहेंगे पर। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और शुरुआत देखिए इसी सवाल के साथ करेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है, क्योंकि जिस तरीके से अभी ताहिरा कश्यप को फिर से ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर ब्रेस्ट कैंसर को लेकर मेडिसिन है, ट्रीटमेंट है, तो फिर से वापस क्यों लौट आई? तो कई बार क्या होता है कि ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट सबको पता है कि अवेलेबल है, एंड यस सब लोग कहते हैं कि ये क्योरेबल कैंसर भी है। बट अब सबके मन में सवाल तो उठेगा ही कि अब जब ताहिरा कश्यप के भी वापस आ गया तो क्या ये ब्रेस्ट कैंसर वापस आ जाता है ट्रीटमेंट के बावजूद भी? तो कई बार क्या होते हैं कि कुछ कैंसर के सेल्स डॉर्मेंट सेल्स होते हैं जो बॉडी में कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट के दौरान, क्योंकि वो डॉर्मेंट होते हैं तो उनपे तो दवाइयों का कोई एक्ट हुआ नहीं और वो अंदर छुप के बैठ जाते हैं। ओवर द टाइम कभी वो दोबारा इवॉल्व होना शुरू करते हैं, उनमें कुछ म्यूटेशन हो जाती है, या फिर कई बार क्या होता है जिसको हम एक टर्म बोलते हैं माइक्रोमेटास्टेसिस। अब वो क्या होता है, कैंसर से छोटे छोटे सेल्स टूट के ब्लड में आ जाते हैं। अब वो कई बार बोन मैरो में, कई बार किसी ऑर्गन में या लोकल एरिया में ही अपनी धीरे धीरे संख्या बढ़ाने लग जाते हैं। तो ये सारे कारण होते हैं जिसको हम कहते हैं कि रिलैप्स या रेकरेंस हो सकता है। यूजली अलग अलग स्टेज के डिपेंड करता है कि कितना रेकरेंस होता है। अगर हम स्टेज 1 की ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो यूजली 5 to 10% पीपल में यस रेकरेंस रेट्स होते हैं। यही 15 to 20 हो जाते हैं स्टेज 2 में, एंड इनफैक्ट 50% बढ़ जाता है स्टेज 3 कैंसर्स में। तो जैसे कि अगर क्योरेबल है कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर स्पेशली, तो अगर उसके बाद अगर टेस्ट किए होते हैं, फॉलोअप लिया जाता है और अगर उसमें डिटेक्ट नहीं होता है, तो फिर ऐसे में चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं फिर से ब्रेस्ट कैंसर होने के? सो बेसिकली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ, हमने उसका ट्रीटमेंट कराया, ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, उसके बाद एक प्रॉपर आपको डॉक्टर एक पर्टिकुलर टाइम बताएगा कि इस टाइम में आपको रिपीट मैमोग्राफीज करानी है या कोई और टेस्ट कराने हैं। तो उसको रेगुलर कराने से दैट इज वाई, क्योंकि हमें पता है कि कैंसर है, इवन क्योर हो गया, बट इसके रिलैप्स रेट्स हैं, तो वो अर्ली रिलैप्स को डिटेक्ट करने के लिए, और ऑलरेडी क्योंकि पेशेंट सर्वाइवर है कैंसर का, तो देयर आर फ्यू टेस्ट जो एक स्पेसिफिक इंटरवल पे करना चाहिए। फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट की ही हम बात करें तो मैमोग्राफीज होती हैं आफ्टर ट्रीटमेंट, ईयरली मैमोग्राफी हम करने के लिए और ये मैमोग्राफी होता क्या है? सो मैमोग्राफी क्या होता है, ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है ब्रेस्ट के लिए। तो उसमें एक्सरेज और अल्ट्रासाउंड की मदद से हम लोग ब्रेस्ट में अगर कोई भी ट्यूमर, कोई भी लंप होता है तो बहुत अर्ली स्टेजेस पे डायग्नोस कर देते हैं। ये तो बात रही कि जो ऑलरेडी डायग्नोस थे, ट्रीटेड थे और उनकी हम फॉलोअप स्क्रीनिंग कर रहे हैं। अब आप पूछोगे कि मैडम नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए भी क्या ये स्क्रीनिंग होती है? तो डेफिनेटली ये मैमोग्राफी एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट जनरल वुमेन के लिए भी यूज किया जाता है। और किस एज से स्टार्ट होती है? हाँ, अब क्या होता है कि एक एज होती है जहाँ पे हम कहते हैं कि अब आप मैमोग्राफी करवा सकते हैं। तो यूजली 40 इयर्स एंड अबव की फीमेल्स को हम कहते हैं कि मैमोग्राफी करवानी चाहिए। अब कितनी फ्रीक्वेंटली करवानी चाहिए, तो इट इज ऑलवेज 3 ईयरली। अब आप कहोगे कि मैडम 20 साल में भी तो हो जाते हैं, 30 साल में भी तो होते हैं, उसका क्या करें? बिलो 40 बिलो 40 तो उनमें
यूजली हम कहते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जो अपने खुद के हाथ से फ्लैट ऑफ द फिंगर्स लेके अपने ब्रेस्ट के 5 क्वाड्रेंट्स में पैल्पेट करके कोई अगर लंप, कोई अगर गांठ दिखे तो वो अपना देख के डॉक्टर के पास जाके और उनको बताते हैं कि अच्छा, ये शुरुआत ये गांठ और लंप से ही होती है या यूजली शुरुआत गांठ और लंप से ही होती है। कई बार निपल से डिस्चार्ज भी आ जाता है, कई बार रेडनेस भी दिखती है, कई बार अगर हम देखते हैं कि ब्रेस्ट के लेवल्स भी ऊपर नीचे हो जाते हैं। यूजली हमारी ब्रेस्ट नॉर्मल लेवल पे रहती है, तो ये कहीं कहीं शुरुआती साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो ये शुरुआत बॉडी में किसी चीज का डिसऑर्डर या अनबैलेंस होना या ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर लेना या अपनी लाइफ पर ज्यादा ध्यान ना देना, उस वजह से होता है? बेसिकली ये तो सिम्टम्स हैं, हाँ। ऑलरेडी कहीं ट्यूमर आ गया तो वो एक सिम्टम्स दे रहा है आपको। अब ये बेसिकली इस लाइफस्टाइल वगैरह ये हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव फैक्टर्स बन सकते हैं कि हाँ ये कोई देखो कैंसर के कुछ कॉजेस तो हमें पता है कि शायद ये करने से हुआ होगा, कुछ नोबडी नोस कि किस लिए हुआ है। हाँ। तो अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की स्पेसिफिकली बात करें तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जो कि स्मोकिंग, अल्कोहल, बहुत अनहेल्दी फूड, नो फिजिकल एक्टिविटी, तो ये कहीं ना कहीं बहुत एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, देन हार्मोनल फैक्टर्स हो गए, देन ऑब्वियसली एज, मीडियन एज 50 इयर्स होती है। तो जो हम ये कहते हैं कि पॉजिटिव फैक्टर्स हैं कहीं ना कहीं ब्रेस्ट कैंसर के। जो हमने अभी बात करी वो सिम्टम्स हैं कि ये सिम्टम्स दिखे तो हमें एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए और आगे की अपना इलाज या आगे का डायग्नोसिस ये सब करना चाहिए। अच्छा, क्रूशियल एज कौन सी होती है कि उसके बिना उस गैप में आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है, आपको सेल्फ एग्जामिनेशन भी करवाना है, डॉक्टर को भी विजिट करना है, तो वो एज गैप आप बता सकते हैं या एज ग्रुप? अगर हम प्रॉपर स्क्रीनिंग की बात करें, मैमोग्राफी जैसे मैंने मेंशन किया वो तो 40 इयर्स है। हाँ। अगर हम बहुत क्रूशियल एज की बात करें देन आई थिंक 30 शुड बी अ क्रूशियल एज, जब अपना फीमेल शुड बी वेल अवेयर कि अपना खुद का सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करने पे ध्यान दें। क्योंकि अगर आपने अभी बताया कि कैसा लाइफस्टाइल होना चाहिए, अपने डेली रूटीन और खान पान पे पूरा ध्यान देना चाहिए, लेकिन अभी जितने भी मामले सामने आ रहे हैं वो सेलिब्रिटीज़ के आ रहे हैं, चाहे वो तायरा कश्यप का मामला उठा लीजिए, हिना खान को उठा लीजिए, वो तो अपनी लाइफ पर बहुत ध्यान देते हैं। उनका पूरा रूटीन ही सुबह से लेकर रात तक मुझे लगता है कि 3-4 लोग रहते होंगे जो कि उनको समय समय पर सारी चीज़ें बताते रहते होंगे, लेकिन इसके बावजूद वो ब्रेस्ट कैंसर उनको हुआ। सो अब या तो कभी कभी हेरिडिटरी फैक्टर्स होते हैं कि मे बी कुछ फैमिलीज में रन कर रहा होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हेरिडिटरी फैक्टर्स नहीं है देन कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने जो फूड में जो इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का जो आजकल यूज होता है और वो कहीं ना कहीं हम इंजेस्ट करते हैं एंड मे बी सम काइंड ऑफ कि हम उसको कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं रीजन बन सकता है। जैसे मैंने आपको कहा कुछ रीजन तो पता है, कुछ रीजन डिस्पाइट आप कहोगे मैं तो स्मोक नहीं करता, मैं तो अल्कोहल नहीं करता और उसके बाद खाना पीना भी अच्छा खाता हूँ, एक्टिविटी भी खाता हूँ, फिर मैं क्यों इनडायरेक्टली चीजें कुछ ना कुछ जा रही है, हेवी मेटल इनटेक हो जाता है, देन कुछ ना कुछ सम म्यूटेशन। अब वो म्यूटेशन किस लिए हुई, कैसे हुई, सो नोबडी नोज द आंसर। और अगर हम इनके स्टेजेस की बात करें तो आपने 3 स्टेजेस बताए। फर्स्ट स्टेज शुरुआत जो होती है उसमें पहला हमें क्या स्टेप उठाना चाहिए, सीधा डॉक्टर को विजिट करना चाहिए या उससे पहले आप कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं? सो बेसिकली स्टेज 4 होती हैं। अप टिल स्टेज 3 हम कहते हैं कि यस क्योर कैन बी पॉसिबल। स्टेज 4 हम सबको पता है कि वो एक मेटास्टेटिक डिजीज होती है, फैली हुई बीमारी जिसको हम कहते हैं। अब देखो जितना अर्ली डिटेक्ट होगा उतना बेटर क्योर रेट्स, उतना बेटर लाइफ स्पैन होगा। तो इनफैक्ट ऐसा कुछ नहीं है कि स्टेज 3 पे ही जाना है, स्टेज 2 पे जाना है, स्टेज 1 पे। इवन अगर स्टेज 1 पे डिटेक्ट हुआ है तो डॉक्टर के पास तो जाना ही जाना है। जितना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा उतना बेटर क्योर रेट्स होंगे, उतना बेटर सर्वाइवल होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ उतनी ही बेटर होगी। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर तो महिलाओं में कॉमन हो गया, इसके अलावा बाकी कैंसर्स की अगर बात की जाए, क्योंकि कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और मेरे ख्याल से कोरोना के बाद बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसे सामने आई है जो कि बताती है हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ कैंसर बढ़ रहे हैं। ये अचानक से इतनी बढ़ोतरी किस वजह से? मे बी हम लोगों का जो लाइफस्टाइल है आजकल बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, ईटिंग हैबिट्स बहुत हमारी खराब हो गई हैं। तो यस डेफिनेटली नॉट ओनली कैंसर बट जितने भी हम मेडिकल इलनेसेस के देखें हमारा ग्राफ बस इंक्रीज ही हो रहा है। तो आई थिंक इट इज़ द डाई हार्ड नेसेसिटी कि हम लोग प्रिवेंशन की तरफ ध्यान दें रादर देन कि हम लोग अपना इसको बहुत लाइटली लें चीज़ों को। अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर का आपने ट्रीटमेंट ले लिया, वो पूरी तरीके से आपका ख़त्म हो गया है, तो हम कह सकते हैं ये पूरी तरीके से क्योरेबल है? क्योर तो हम बोलेंगे, क्योर इज डिफरेंट, रिलैप्स एंड रेकरेंस इज डिफरेंट। अप टिल स्टेज 3 डेफिनेटली क्योर तो हो गया है, बट
कहीं ना कहीं कुछ सेल्स रह गए थे, चांसेस है कि वो रिलैप्स हो गया। इट इज नॉट कॉमन, जैसे मैंने बोला इट इज ओनली 5 to 10%। अब आप 100 में से वो 5 to 10% पॉपुलेशन में आते हो कि नहीं आते, दैट प्योरली डिपेंड्स ऑन योर डेस्टिनी। अच्छा, आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट सब कुछ लेने के बाद क्या नॉर्मल लाइफ ही होती है? एब्सोल्युटली, एकदम नॉर्मल लाइफ। अपना खाओ पियो, जिम करो, इट्स जस्ट अ सिंपल as good as a normal person. Once you are treated, once you are cured, definitely कुछ ना कुछ आपको additional टेस्ट होंगे जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए होंगे कि every yearly ये करवाना है, इसका थोड़ा ध्यान रखना है। Apart from that, you live a very simple life like a normal individual. और क्योंकि सेलिब्रिटीज अक्सर जब भी ऐसे केसेस सामने आते हैं तो हम देखते हैं कि फॉरेन कंट्रीज चले जाते हैं, वहाँ पर ट्रीटमेंट लेते हैं। तो ऐसा क्या अलग ट्रीटमेंट फॉरेन कंट्रीज में है एज कम्पेयर टू इंडिया, या फिर सेम है सब? बेसिकली देखो, गाइडलाइंस तो जो है वो इंटरनेशनल गाइडलाइंस है। अगर हम मेडिसिन की बात करें, दैट आर ऑल्सो इंटरनेशनल। तो कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट इज सेम वर्ल्ड वाइड। ये तो हमारे पास सिस्टम्स बने हुए हैं कि ये हुआ, ये स्टेज आया तो इसका ये ट्रीटमेंट है। अगर हम बात करें कि कहीं यूएस में, यूके में और इंडिया में क्या डिफरेंस है, बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं है। वी फॉलो द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल गाइडलाइंस। सेम मेडिसिन, सेम डायग्नोसिस, सेम एवरीथिंग। अच्छा, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर क्यूरेबल रेट जो है इंडिया में एज कम्पेयर टू बाकी डेवलप्ड कंट्रीज, क्या वो इक्वल है या ऊपर नीचे है, या फिर गारंटी के हिसाब से लोगों का भरोसा ज़्यादा है कि बाहर जाएंगे तो पूरी तरीके से क्योर हो जाएंगे? देखो, अगर हम ब्रेस्ट कैंसर पर से की बात करें तो जो हम लोग रेट्स देखते हैं, क्योर रेट्स, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर। कहीं अगर हम ब्लड कैंसर की बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में कुछ मोर्टालिटी ज़्यादा है, क्योंकि वो इन्फेक्शन रिलेटेड कुछ चेंजेस आते हैं हम लोगों के कंट्री में पर से। बट अगर मैं ब्रेस्ट कैंसर या मेजॉरिटी ऑफ द सॉलिड कैंसर्स की बात करूं तो जो क्योर रेट्स बाहर है, सेम हमारे इंडिया में भी सेम क्योर रेट्स हैं। और इसके अलावा सर्वाइकल कैंसर के हमने देखा कि किस तरीके से सरकार ने मेडिसिन की बात की, और फिर उसकी वजह से कहा गया कि अवेयरनेस की जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर यंग लेडीज में वो होता है। सो बेसिकली सर्वाइकल कैंसर भी इट इज़ नॉट कि यंग लेडीज़ में होता है। हम लोगों ने आज जो सरकार ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, आपने सुना होगा कैंसर वैक्सीन, विच इज़ अ सर्वाइकल वैक्सीन। अब वो क्या है? इट इज़ अ सिंपल HPV वैक्सीनेशन। अब कौन ले सकता है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है आजकल। कब लेनी चाहिए, कौन से एज ग्रुप को लेनी चाहिए, क्या सिर्फ क्योंकि सर्विक्स तो लड़कियों में है तो ये लड़के भी ले सकते हैं क्या? तो बेसिकली हमारे पास आजकल जो मेडिसिन है, इट इज़ कॉल्ड अ सर्वाइकल वैक्सीनेशन, या फिर हम जिसको HPV वैक्सीनेशन बोलते हैं। कौन कौन लोग ले सकते हैं? मेल्स फीमेल्स दोनों ले सकते हैं। क्या एज ग्रुप होना चाहिए? 9 to 45 ईयर्स तक के जो एज है वो सब लोग ले सकते हैं। 9 to 14 ईयर्स तक की जो फीमेल्स हैं उनमें 2 डोज रिकमेंडेड होती है, 0 मंथ एंड 2 मंथ। अगर हम बात करें 14 से 45 ईयर्स तक के जो फीमेल्स हैं उनमें 0, 2 एंड 6 मंथ, दैट मीन्स 3 डोजेस रिकमेंडेड है। अब लड़कों का क्या है, लड़के भी ले सकते हैं। अब आप तो कहोगे उनमें तो सर्विक्स है नहीं, बट अलग टाइप के जो कैंसर जो मेल्स में होते हैं, फॉर एग्जांपल पेनाइल कैंसर्स, एनल कैंसर्स, एंड इनफैक्ट जो एक ओरोफैरिंक्स का कैंसर होता है वो भी कहीं ना कहीं HPV वायरस से होता है, तभी वो HPV वैक्सीन है HPV की अगेंस्ट। तो वो मेल्स को इन सारे कैंसर से भी प्रोटेक्ट करती है। मतलब एक मेडिसिन दोनों को क्योर कर सकती है। इट्स नॉट क्योर, इट्स अ प्रोटेक्ट बोलते हैं। क्योंकि कैंसर का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये होता है कि आपके बाल झड़ने लग जाते हैं, पूरा बाल्ड आप हो जाते हैं। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? सो बेसिकली क्या होता है कि इट इज नॉट कि कैंसर से बाल झड़ गए। जो कैंसर में हम कीमोथेरेपी देते हैं, अब कीमोथेरेपी कैंसर सेल्स तो डिस्ट्रक्ट करेगी ही, इसके अलावा क्या होता है जो हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स हैं उसके ऊपर भी उसका कुछ ना कुछ जाके एक्ट आता है। अब उसमें वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स है कि आपके बाल झड़ जाते हैं, जिसको कह देते हैं कि पूरे बाल झड़ गए कीमोथेरेपी के दौरान। अब वो बाल तो झड़ जाते हैं, बट जैसे ही कीमोथेरेपी खत्म होती है तो विद इन 3 मंथ्स नए बाल आने लग जाते हैं, पहले से हेल्थी एंड शाइनी हेयर आता है। इसके साथ ही आपने बहुत सारे टेस्ट की अगर बात की तो मैमोग्राफी के बारे में आपने बता दी, इसके अलावा क्या कैंसर को डिटेक्ट करने का कोई और टेस्ट होता है सेल्फ एग्जामिनेशन के अलावा? सो ब्रेस्ट के लिए अगर हम देखें तो या तो सेल्फ एग्जामिनेशन है या मैमोग्राफी है। इसके अलावा और भी हमारे पास स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल है। अगर हम सर्वाइकल कैंसर की बात करें तो हमारे पास सर्वाइकल पैप स्मीयर्स जिसको हम बोलते हैं वो करवा सकते हैं अलॉन्ग विद HPV वायरस। इसके अलावा मेल्स के लिए प्रोस्टेट
PSA टेस्ट हम करा सकते हैं। देन लंग के लिए अगर हेवी स्मोकर्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव हिस्ट्री है स्मोकिंग की, देन लो डोज CT। तो ये हमारे पास कुछ टेस्ट हैं। एंड इनफैक्ट जो आजकल कोलॉन कैंसर्स हैं उसके लिए हमारे पास एंडोस्कोपीज हैं, किसी की फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है या कोई ऑलरेडी म्यूटेशन नोन है फैमिली में, तो हम उन लोगों को कोलोनोस्कोपीज के लिए भी बोल सकते हैं कि करवाएं। तो ये हमारे पास कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल हैं। क्योंकि आपने बताया कि अगर फिर से कैंसर लौट रहा है तो कुछ ना कुछ सेल्स बॉडी में रह जाते हैं, उसकी वजह से वो कैंसर वापस करता है। लेकिन अगर फिर से उसका ट्रीटमेंट होता है तो फिर क्या माना जाए कि कैंसर खत्म हो जाएगा या चांसेस तब भी बने रहेंगे? अब जब वो रिलैप्स होता है, अब ये देखना है कि वो लोकल रिलैप्स है कि वो शरीर के बाकी जगह भी रिलैप्स किया है। अगर तो लोकल रिलैप्स है तो डेफिनेटली अगेन अगर वो उसकी स्टेज वैसे है तो उसको क्योर किया जा सकता है। बट डेफिनेटली अगर फॉर एग्जाम्पल स्टेजेस होगी, उसमें भी स्टेजेस होंगी कि लोकल रिलैप्स है कि या डिस्टेंट रिलैप्स है। डिस्टेंट मतलब अगर ब्रेस्ट में था और ब्रेस्ट में दोबारा आया, उसकी जगह लंग में चला गया उठ के या बोन में चला गया, तो कहीं ना कहीं उसको हम क्योर नहीं कर सकते क्योंकि वो स्टेज 4 हो जाएगा। नहीं है कि अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर है और फिर से लौटा तो वहीं होगा, बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। एब्सोल्युटली। एक सवाल ये भी है क्योंकि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि देखिए स्टार्टिंग से हम चीज़ों पर ध्यान देते हैं, टेस्ट वगैरह, डॉक्टर से कंसल्ट करना और रूटीन चेकअप करवाना, ये सब चीज़ें लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर चीज़ें हो जाती है तो फिर इसके पीछे का मुख्य कारण क्या होगा? अब कहीं ना कहीं जैसे हमने बात करी कि कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होंगे जो कोई म्यूटेशन कॉज किया होगा और फाइनली आपने वो लैंड अप कर गए। तो कहने का मतलब ये है कि वी शुड अडेप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल। इसमें कोई हार्म नहीं है एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडेप्ट करने का। सिंपल अपना, अगर आज आप मुझसे पूछो कि 5 हेल्दी लाइफस्टाइल मेजर्स हम लोग क्या कर सकते हैं, तो नंबर 1 फूड, गुड फूड, बैलेंस फूड, देन गुड हाइड्रेशन। जितना अच्छा पानी पियोगे, 2.5 से 3 लीटर हम लोग पानी बोलते हैं। जितने एडिक्शंस अवॉइड करेंगे, स्मोकिंग, अल्कोहल, तो उतना बेटर है। देन वन वेरी इंपॉर्टेंट इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इन एनी फॉर्म एटलीस्ट 40 to 45 minutes for 5 days a week will do wonders for your body. Not only cancer, but आप देखो कितनी हार्ट प्रॉब्लम्स को अवॉइड करेगा, कितना डायबिटीज को अवॉइड करेगा, थायराइड इतना ज्यादा बढ़ रहा है। किसी भी चीज को आपको एक्सेस में नहीं करना है, बैलेंस्ड रूटीन के हिसाब से आपको चीजें लेनी है। यस। तो अगर वो क्योर हो रही है तो हाउ लॉन्ग शी कैन लिव, मतलब कुछ इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा उसकी एज पर? अगर क्योर हो गया तो जैसे हमने बात करी, एक नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल अगर अडेप्ट किया तो नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह। अब आगे जाके कोई हार्ट का प्रॉब्लम होता है या कुछ और प्रॉब्लम होता है तो दैट इज नॉट रिलेटेड टू कैंसर। तो अगर बाकी अगर कुछ भी बॉडी में अगर ऊपर नीचे होता है, कोई रिस्क फैक्टर होता है, तो वो कैंसर से रिलेटेड नहीं है। एब्सोल्युटली। तो इट इज कि मतलब जितना आपका एक नॉर्मल लाइफस्टाइल, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक्सपेक्टेड थी, यू आर वेरी वेल अवेयर कि हाँ आप उतना जिएंगे। तो ये ग्राफ इतनी तेजी से बढ़ क्यों रहा है? बहुत सारे चीजें आपने बताई है और उन चीजों पे मुझे लगता है बहुत से ज्यादा लोग अवेयर होते हुए इन चीजों पे ध्यान भी दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई आप एक्स फैक्टर बता पाए, हेरिडिटी को छोड़ के, लाइफस्टाइल को छोड़ के या फिर एनवायरमेंटल इश्यूज को छोड़ के, तो जैसे ऑफिस आवर्स हम देखते हैं कि आप ये देखते हैं कि चलिए हमारी चीज़ें भले ही पूरी ना हो, ऑफिस का काम नहीं रुकना चाहिए, चाहे आपका खान पान हो या आपकी स्लीपिंग टाइम हो। मेरे ख्याल से उस चीज़ों को भी लोग बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं जो कि आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल। एक स्टडी आई थी विच सेड कि जो लोग नाइट शिफ्ट्स में ज़्यादा काम करते हैं, स्पेशली फीमेल्स बड़े हाईलाइट हुई थी, डॉक्टर्स जिनकी नाइट ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा कहा जाता है कि क्योंकि वो रात में सोते कम हैं तो उनमें कहीं ना कोई कुछ चेंजेस होके ब्रेस्ट कैंसर के केसेस ज़्यादा देखने को मिले थे। तो मे बी कहीं ना कहीं इसके अलावा क्या होता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है आजकल। अब स्ट्रेस होगा, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होंगे, अब अगेन कहीं ना कहीं वो कुछ चीज़ें को इम्पैक्ट करेगा। अब आप देखो ब्रेस्ट कैंसर में वन मेजर कॉज हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस भी हैं, तो मे बी दैट कैन ऑल्सो बी अ फैक्टर बिकॉज ऑफ इट। अच्छा, आपने बहुत सारे केसेस को डील किया होगा, कोई ऐसा केस जो आप बता पाएं अपना एक्सपीरियंस कि बहुत ही अलग रहा या यूनिक रहा, कुछ ऐसा केस कैंसर को लेकर? मैं कई बार सोचती हूँ ब्रेस्ट कैंसर में, स्पेशली आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये,
उनको तो कई बार क्या होता है कि आता वो स्टेज 4 डिजीज में है कैंसर, बट यंग फीमेल होती है। जैसे मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, तो एक 37 इयर्स की फीमेल आए, तो अपना जैसे रूटीन था कि लंप था, हमने मैमोग्राफी कराया, उसमें एक ट्यूमर आया, बायोप्सी कराया, प्रूफ हो गया। 37 एज थी तो मैमोग्राफी करवा सकते थे 37? नहीं, एक बार अगर उनको हाथ लगा के पता चला कि उसके बाद फिर हमने ऑब्वियसली मैमोग्राफी आप कराओगे उस केस में। देन आपने बायोप्सी कराया, उसमें कैंसर डिटेक्ट हो गया, तो एज अ स्टेजिंग वर्कअप आप पेट स्कैन कराते हो। तो पेट स्कैन में लोकलाइज था, बट एक सिंगल छोटा सा लीजन उसके बोन में भी था। अब अगर उसको हम प्रॉपरली देखेंगे तो वो स्टेज 4 डिजीज है, बट इतनी यंग एज, तो और ऊपर से सिर्फ एक लोकलाइज, एक बोन में एक छोटा सा निशान, जिसको कैंसर का निशान बोलेंगे हम। तो कई बार आप एक बहुत टेम्प्टेड होते हो कि इसको मैं स्टेज 4 ना ट्रीट करके मैं इसको एज अ एडवांस स्टेज ट्रीट करूं, और इसको अगर देखो स्टेज 4 है तो वहाँ पे सर्जरी का रोल खत्म हो जाएगा। बट आपके मन में आता है कि नहीं, इतनी यंग फीमेल है तो एक बार ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ओलिगोमेटास्टेटिक डिजीज, मतलब एक सिंगल साइट पे मेटास्टेसिस था, तो हमने इसको लिया तो स्टेज 4, बट इंटेंट क्योरेटिव था हमारा। तो लकीली हमने सारा ट्रीटमेंट किया, द पेशेंट सर्वाइव द एंटायर ट्रीटमेंट, एंड नाउ शी इज ऑल फ्री एंड शी इज ऑल गोइंग इनटू रेगुलर फॉलोअप। सर्जरी वाला ट्रीटमेंट, सर्जरी करवाया, रेडिएशन करवाया, कीमोथेरेपी कराया, एंड नाउ शी इज ऑन फॉलोअप। सो क्योंकि सर्जरी में ये भी कहा जाता है कि जिस पार्ट में आपको कैंसर है उस पार्ट को हटा दिया जाए या निकाल दिया जाए, तो मेरे ख्याल से वहीं स्टॉप हो जाता है। सो बेसिकली डिपेंड करता है कि कौन सा ट्यूमर है, कहाँ का ट्यूमर है, एंड क्या उसका नेचर ऑफ द ट्यूमर है। तो यस, ब्रेस्ट में वन ऑफ द मेन मोडालिटी ट्रीटमेंट सर्जरी है। अब हम यही हेड एंड नेक की बात करें, बेस ऑफ टंग में, तो वहाँ पे सर्जरी पॉसिबल ही नहीं है। तो बेसिकली साइट स्पेसिफिक कौन सी साइट पे सर्जरी पॉसिबल है, एंड तभी वो सर्जरी के लिए एमिनेबल होगा। और सर्जरी नहीं हुई तो अगर ब्रेस्ट कैंसर में सर्जरी नहीं हुई तो समवेयर हम लोग उसमें क्योरेटिव इंटेंट नहीं सोच रहे हैं, हम लोग उसको एज अ स्टेज 4 लेके चल रहे हैं और पैलिएटिव इंटेंट लेके चल रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे कैंसर्स हो चुके हैं, हमने बहुत सारे कैंसर्स की बात कर ली है, लेकिन सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा कैंसर पाया जाता है? अगर हम फीमेल्स में बात करें तो यस, डेफिनेटली ब्रेस्ट कैंसर फॉलोड बाय सर्वाइकल कैंसर। इफ एट ऑल हम मेल्स की बात करें तो डेफिनेटली लंग कैंसर एंड फॉलोड बाय ओरल कैविटी कैंसर्स। ये सबसे ज्यादा होते हैं, मोस्ट कॉमन कैंसर। और किस स्टेज में ज्यादातर लोग आते हैं आपके पास? सो यूजुअली अराउंड 60 to 70% पेशेंट लैंड अप इन एडवांस स्टेजेस। अब स्टैट्स कहता है अबव थर्ड स्टेज, अब इधर स्टेज 3 और स्टेज 4। अब स्टैट्स कहते हैं क्या होता है, अराउंड 50% पेशेंट्स जो होते हैं इनमें इग्नोरेंस, कहीं ना कहीं कुछ सिम्टम था बट बैठे रहे, उस पर एक्ट नहीं किया, उस पर आगे कुछ ट्रीटमेंट नहीं कराया। तो डेफिनेटली बाय द टाइम धीरे धीरे जब कैंसर की स्टेज बढ़ेगी, सिम्टम्स बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आपको भी डिस्कम्फर्टिंग लगेगा ना। फिर आप डेफिनेटली जाओगे डॉक्टर के पास कि अब तो मेरे बर्दाश्त के बाहर है। तो बाय द टाइम आप हॉस्पिटल रीच करते हो तो एडवांस केसेस होते हैं। और जितने भी केसेस आपके पास आए, जितने भी आपने हैंडल किए, उसमें सर्वाइवल रेट क्या रहा? देखो, सर्वाइवल रेट बहुत डिपेंड करता है कहाँ का कैंसर है, कौन से स्टेज का कैंसर है। तो यूजुअली अगर हम लोग माने, ओवरऑल अगर हम माने तो 60 to 70% पीपल सर्वाइव द ट्रीटमेंट्स। लेकिन कैंसर के अभी तक मुझे लगता है इतना एडवांस हम लोग हो गए हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलर मेडिसिन या अभी तक ये पता नहीं लग पाया है कि इसकी जड़ क्या है, मतलब क्यों होता है कैंसर। वही जो हमने शुरू में बात करी कि हमें बस कुछ कुछ फैक्टर्स पता है कि ये हो सकते हैं। अब वो तो बहुत ही मॉलिक्यूलर डिटेल हो जाएगा कि कैसे हुआ, क्या हुआ, बट ये तो कुछ कुछ फैक्टर्स है जो हमें पता है कि कार्सिनोजन हो सकते हैं एंड विच माइट कॉज कैंसर। क्योंकि अभी नवजोत सिंह सिद्धू की वाइफ को भी कैंसर हुआ था, तो उनका भी मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि 30% जो है मैंने डाइट पर मेरी वाइफ रही है, जिसकी वजह से वो जल्दी ठीक हो पाई है। जैसे हल्दी दे दिया, नीम के पत्तों का पानी दे दिया है। तो अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो साथ साथ आप घर के नुस्खे कर सकते हैं, इसका कोई इम्पैक्ट या कोई नेगेटिव रिजल्ट होता है क्या, या कर सकते हैं? ये कुछ ना आजकल जो हम लोगों की नॉर्मल पॉपुलेशन है उनमें गलत मैसेज चला गया कि वो सिर्फ डाइट पे थे। तो सबसे पहले तो मैं क्लियर करना चाहूँगी, उन्होंने ट्रीटमेंट ज़रूर लिया था। ट्रीटमेंट के साथ जो जैसे आप कह रहे हो कि हेल्दी फूड हैबिट्स अपनाई थी, कुछ भी जो भी घर बेस्ड जो
भी होम बेस्ड हम जिसको फूड एडवाइसेस बोलते हैं, डेफिनेटली ले सकते हो, बट एक बार अपने डॉक्टर को मेंशन करके कि अगर आप हल्दी वाला दूध लेना चाहते हो या नीम के पत्तों का पानी लेना चाहते हो, एक बार अपने डॉक्टर को मेंशन करो। वो जिस टाइप के ट्रीटमेंट में होंगे, जिस पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट में होंगे, तो आपका डॉक्टर आपको बेटर एडवाइस करेगा कि इज इट सेफ, और कि अगर कोई मेडिसिन चल रही है उसके साथ कुछ इंटरेक्शन ना हो जाए। तो इट इज ऑलवेज सेफ कि अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके, जो आपका प्राइम डॉक्टर है, एंड देन आगे आप जो भी घरेलू नुस्खे अपनाना चाहते हो वो कर सकते हैं। मतलब कुछ साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, अब हल्दी वाला दूध हम इंडियन कम्युनिटी में कब से पीते आ रहे हैं, तो अब उसको कैसे आप मना कर दो कि हल्दी वाला दूध ना पियो। ट्रीटमेंट चल रहा है तो कुछ टाइम के लिए आपको अवॉइड करना है, या फिर प्रिस्क्राइब्ड जो डाइट होती है डॉक्टर्स की तरफ से दी जाती है उसी पे डिपेंड रहना है। एग्जैक्टली, तभी मैंने बोला आपको कि एक इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा टाइप का ट्रीटमेंट चल रहा है। अब जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, सर्जरी होगा, कीमोथेरेपी होगा, रेडिएशन थेरेपी होगा। अब कीमोथेरेपी के दौरान आपको एक डाइट का चार्ट मिलता है डॉक्टर से कि आप, क्योंकि आप कीमोथेरेपी हो तो उस टाइम पे आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो दे विल टेल यू कि ये आप अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार कुछ भी अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करने से पहले एक बार कंसल्ट करो डॉक्टर से। इफ एट ऑल डॉक्टर सेज गो अहेड, देन यू आर गुड टू गो। ओके, क्योंकि कैंसर के ट्रीटमेंट के अगर एक्सपेंस की बात की जाए तो ये लोगों में मिथ है कि बहुत एक्सपेंसिव होता है, वी कांट अफोर्ड, तो ऐसा है क्या? तो देखो, कुछ अगर हम आज नए ट्रीटमेंट की बात करें, इम्यूनोथेरेपी की बात करें, तो यस डेफिनेटली कॉस्टली तो है, बट जो हम एक बेसिक ट्रीटमेंट बोलते हैं कैंसर का, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी एंड सर्जरीज, तो दे आर वेरी मच अफोर्डेबल। और आजकल तो हमारे सरकार से गवर्नमेंट आयुष्मान कार्ड होता है, आयुष्मान कार्ड में भी सारी फैसिलिटीज वेरी वेल कवर्ड है। तो कहने का मतलब ये है, चाहे पैसा है चाहे पैसा नहीं है, तो एटलीस्ट किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपना एक बार रेगुलर चेकअप कराइए। कहीं ना कहीं अगर कैंसर डायग्नोस हो गया है तो बात करिए। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं अफोर्ड कर सकते तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होगा, और आयुष्मान कार्ड के वाया तो सारी चीजें कवर हो जाती है। तो कहने का मतलब कैंसर अगर हो भी गया है बाय एनी चांस, तो डरने की जरूरत नहीं है। अरे बाहर निकलो तो देखो तो कि कहाँ ट्रीटमेंट अवेलेबल होगा, कराने की कोशिश तो करो, कहीं ना कहीं से मदद तो मिलेगी, बट ट्रीटमेंट जरूर करवाओ। क्योंकि पहले के टाइम पर कैंसर नाम सुनते ही मतलब एक खौफ सा हो जाता था, लोग डर जाते थे, अरे कैंसर हो गया अब तो हम बचेंगे ही नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अभी भी है, कैंसर हो गया कैंसर, बट ऐसा कुछ नहीं है। डेफिनेटली अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे, प्रॉपर जगह से ट्रीटमेंट लेंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को ही हेल्प करोगे। डरने की जरूरत नहीं है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं है। और मेरे ख्याल से और टाइमली आप अपना चेकअप करवाइए, सेल्फ एग्जामिनेशन करवाइए, तो ये सारी चीजें क्योर हो जाएगी। प्रॉपर स्क्रीनिंग, प्रॉपर लाइफस्टाइल एंड प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर या कोई भी कैंसर अगर वापस लौटता है तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? क्योंकि फॉलोअप तो अगर वो पेशेंट ले रहा है, उसका ट्रीटमेंट हो गया, सारे मेडिसिन वगैरह सब कुछ हो गया, और जो भी टाइम गैप बताया डॉक्टर ने उसके हिसाब से वो पूरा फॉलोअप कर रहा है अपना चार्ट, लेकिन उसके बावजूद अगर हो रहा है तो फिर सबसे बड़ा कदम क्या उठाए वो? सबसे पहले इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाएं। उसके बाद वो कुछ डायग्नोसिस टेस्ट बताएगा आपको, दोबारा बायोप्सी अगर बोलेंगे तो दोबारा बायोप्सी क्या होता है? सो बायोप्सी एक बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने लिया। एक तो हमारे मिथ भी बहुत है हमारे बायोप्सी को लेके सोसाइटी में। तो कई बार क्या होता है, कहीं पे भी अगर गांठ होती है तो उसमें डॉक्टर आपको बोलता है कि FNAC करवा लीजिए या बायोप्सी करा लीजिए। उससे क्या होता है कि सिंपल सी एक पतली सी नीडल होती है जो ट्यूमर में जाती है और वहाँ से एक छोटा सा टुकड़ा ले आती है और उसको हम आगे टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। हमारी सोसाइटी में समहाउ ये प्रेवलेंट है कि अगर हम बायोप्सी करवाएंगे या अगर हम नीडल डलवाएंगे ट्यूमर में तो वो फैल जाएगा। तो आप यकीन मानेंगे, स्टडीज ऐसा कहती हैं कि अगर हम बायोप्सी कराते हैं या FNAC कराते हैं उससे कैंसर नहीं फैलता। ये समहाउ एक मिथ है जो हमारी सोसाइटी में प्रिवेल कर रहा है। तो वापस आऊंगी मैं आपके क्वेश्चन पे। तो अगर बाय चांस कहीं रेफरेंस आता है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाओगे, आप वो सर्टेन टेस्ट बताएंगे, वो टेस्ट करा के एक डायग्नोसिस बनेगा कि सेम है कि कोई अलग टाइप का कैंसर आया है, एंड अकॉर्डिंगली स्टेज बनेगी एंड अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। अच्छा, अभी तक इंडिया में अगर बात की जाए तो जितने भी पेशेंट कैंसर के आए हैं उसमें सबसे ज़्यादा कैंसर किस तरीके का होता है, और ज़्यादातर लोगों को क्या 3rd या 4th स्टेज पर ही पता चलता है? सो majority ऑफ द केसेस हम हमेशा देखते हैं कि एडवांस स्टेजेस पे पता चलती है, क्योंकि जैसे हमने बात किया 50% इग्नोरेंट सिम्टम्स होते हैं। अब
बात करें कि मोस्ट कॉमन, अगेन अगर हम फीमेल्स की बात करें तो अगर हम इंडिया के स्टैट्स की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन है, फॉलोड बाय सर्वाइकल कैंसर। मेल्स की बात करें तो लंग कैंसर फॉलोड बाय ओरल कैविटी कैंसर। अच्छा, बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया में आपको लगता है कि कुछ चीज़ें और ऐड ऑन होनी चाहिए या इनफ है जिस तरीके से ट्रीटमेंट डेवलप कंट्रीज में या बाकी यूएस यूके में हो रहा है? आई थिंक हम लोग कंप्लीटली ऑन बोर्ड Well है, enough है। यस वेल इनफ है, हाँ। हम कंप्लीटली ऑन बोर्ड है। कई मेडिसिन डेफिनेटली होती हैं जो अभी तक इंडिया में नहीं आई है, बट समहाउ वी हैव सम सिस्टम्स डेवलप्ड कि हम लोग बाहर की कंट्री से भी उनको मंगवा सकते हैं कंपैशनेट बेसिस पे। तो ऑल इन ऑल वी आर फुली ऑन बोर्ड टू ट्रीट कैंसर। अच्छा, जाते जाते कुछ आप लास्ट टिप बता पाएंगे इसके लिए? कुछ आप लोगों को कहना चाहे, अपील करना चाहे? So eat well, eat healthy, adopt a healthy lifestyle, stay away from addictions, then good hydration and always stay happy. और देखिए, कैंसर ऐसी चीज़ नहीं है कि वो क्योर नहीं होगी। हर चीज़ इंडिया में अवेलेबल है, अफोर्ड आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और डॉक्टर मैम ने भी सारे सवालों के जवाब दे दिए जिससे आपके बहुत सारी कन्फ्यूजन को आपकी दूर हो गई होगी और आपको पता लगा होगा कि आखिर कैंसर अगर ये बीमारी पनप रही है तो क्यों पनप रही है और किस तरीके से आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much.